हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस की। और यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है डाइजेशन। तो डायरेक्टली हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपके जो टॉपिक चल रहे हैं वो आपके लिए बिल्कुल भी नए नहीं हैं। आपने कुछ न कुछ या कोई ना कोई टॉपिक इनके बारे में यहाँ पर पढ़ा है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक डाइजेशन। डाइजेशन में अभी तक जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं उसमें हमने कहा है कि मुंह में जब पाचन होता है तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया है टीथ को। ठीक है, टीथ का स्ट्रक्चर आपने देखा यहाँ पर, साथ ही साथ कुछ टर्म्स जो आते हैं रिलेटेड टू टीथ, जैसे कि थीकोडोंट है, डाइफाइडोंट है, हेटेरोडोंट है। ये सारे आपके टीथ से रिलेटेड टर्म्स आते हैं। देन हमने डिस्कस किया है यहाँ पे डेंटल फॉर्मूला। तो डेंटल फॉर्मूला आता है 2123/2123। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया है। आगे हमने बात की है सलाइवा के बारे में। सलाइवा का कंपोजिशन अगर हम देखें, हमने कहा वाटर होता है, लाइसोजाइम है, सलाइवरी अमाइलेज है, सोडियम है, पोटेशियम है, म्यूकस है यहाँ पर। ठीक है, फंक्शंस की अगर हम बात करें तो लाइसोजाइम और सलाइवरी अमाइलेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सलाइवरी अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा, माल्टोज में कन्वर्ट करता है। अभी क्या हुआ है यहाँ पे, पूरा पाचन नहीं हुआ है, आंशिक पाचन है या पार्शियल डाइजेशन जिसे हम कहेंगे। लाइसोजाइम का फंक्शन है हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करना। इसी के साथ हमने यहाँ पे स्लाइवरी ग्लैंड्स के बारे में बात की थी। जब आपने यहाँ पे देखा तो हमने कहा स्लाइवरी जो ग्लैंड्स है वो 3 प्रकार के आते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो ये टाइप्स ऑफ ग्लैंड यानी कि कितने प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। यहाँ पे कौन सी ग्रंथियां, लार ग्रंथियां। ठीक है, और इनकी जो लोकेशन है ये आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। और अब हमने कहा सलाइवा के बाद हम बात करेंगे, क्योंकि माउथ में सारी हमने टंग के बारे में पढ़ा था। क्योंकि माउथ में सारी चीज़ें आपने डिस्कस की हैं। आपने टीथ पढ़ा है, आपने टंग पढ़ी है, आपने स्लाइवरी ग्लैंड्स और सलाइवा पढ़ा है। तो जो टंग हमारी होती है उसमें होते हैं कुछ पैपिली, कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, और ये जो पैपिली होते हैं इनके नाम है फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म, फोलिएट एंड सर्कमवैलेट। ठीक है, इनमें से जो आपने कहा कि ये जो पैपिली हैं इनमें पाई जाती है टेस्ट बड। इनमें क्या पाई जाती है, टेस्ट बड पाई जाती हैं। ठीक है, अब यही जो टेस्ट बड होती हैं यहाँ पर आपने कहा आपको स्वाद का पता यहाँ पर लगाती हैं। तो हमने एक और चीज यहाँ पर डिस्कस की है जिसमें हमने कहा कि टंग के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे हम टंग को देखेंगे, हमने कहा ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, अलग अलग जो हिस्सा होता है वो अलग अलग टेस्ट को डिटेक्ट करता है। जैसे खट्टा, जैसे मीठा, जैसे नमकीन, जैसे कड़वा। एक ही जगह से पता नहीं चलता है, जीभ के अलग अलग हिस्से टेस्ट को डिटेक्ट करने में यहाँ पे हेल्प करते हैं। साथ ही साथ एक और चीज, टंग आगे से फ्री रहती है क्योंकि पूरा क्या है यहाँ पे मांसल अंग है, यहाँ पर मस्कुलर ऑर्गन है, तो आगे से फ्री रहता है और पीछे से जुड़ा होता है थायरॉइड बोन से। ठीक है, इतनी बात क्लियर है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, जब हमने यहाँ पर भोजन को च्यू किया है, चबाया है, सलाइवा ने यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन किया है, और अब हम यहाँ पर क्या है, फूड को अच्छे से चबा चुके हैं। अब हम फूड को यहाँ पे सेल करेंगे, यानी कि अब हम खाने को निगलते हैं। जब खाने को निगलते हैं तो हमारे शरीर में मुंह के बाद पाई जाती है यहाँ पर फूड पाइप, या जिसे हम क्या कहते हैं, भोजन नली कहते हैं। ठीक है, ये जो भोजन नली है इसका काम है यहाँ पर फूड को आपके मुंह से आपके स्टमक तक लेकर के जाना। स्टमक एक जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जे शेप्ड होता है, और बैग जैसे एक स्ट्रक्चर है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं। साधारण भाषा में हम इसे पेट कह देते हैं। आपने कहा ये जो स्टमक है यहाँ पर फिर से भोजन का पाचन होगा। 4 से 5 घंटे यहाँ पे भोजन रहता है, चर्निंग होती है, यानी कि भोजन जो है वो गोल गोल घूमेगा, यहाँ पे डाइजेशन की प्रोसेस होती है। फूड पाइप में अगर हम देखें तो फूड पाइप में क्या हो रहा है, जैसे कि मुंह में पाचन हुआ तो क्या फूड पाइप में भी पाचन होगा, तो यहाँ पे पाचन नहीं होता है बेसिकली। फूड पाइप का फंक्शन क्या है, यहाँ पे फूड को ट्रांसफर करना। ठीक है, फूड को कहाँ ट्रांसफर करना है, स्टमक में ट्रांसफर करना है। यहाँ पर जो आपकी फूड पाइप होती है इसमें इसमें आप देख रहे हैं इस प्रकार का स्ट्रक्चर।
इस प्रकार का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। एक्चुअली में फूड पाइप कैसे है, ऐसे है, लेकिन जब हम भोजन को खाते हैं तो फूड पाइप कुछ इस प्रकार की हमें दिखती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो हमारी यहाँ पे फूड पाइप है जिसे इसोफेगस कहते हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन जैसे होगा तो फूड जो है वो नीचे की ओर जाएगा, फिर रिलैक्स होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फूड नीचे की ओर जाएगा, फिर रिलैक्स होता है। तो ऐसे ही जैसे कि आपने कहा यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, यहाँ पे रिलैक्सेशन है, फिर ये नॉर्मल है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से जो फूड है वो क्या होता है, आगे की ओर बढ़ता है, और इसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कहते हैं। अब ये जो टर्म है पेरिस्टालिसिस मूवमेंट, ये आपको ध्यान रखना है, यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर फूड पाइप के बारे में। इसके अलावा यहाँ पर जो फूड पाइप है उसमें म्यूकस भी रिलीज होता है। म्यूकस अगेन यहाँ पर काम करेगा ल्यूब्रिकेशन का। ल्यूब्रिकेशन यानी कि सतह को क्या बनाना, स्मूथ बनाना, जिससे कि फूड इजिली नीचे चले जाए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे अगर आप रीड करेंगे तो आपने कहा it is the tube like structure which connects the mouth to the stomach and runs along neck and chest. It carries a slightly digested food from the mouth to the stomach. Food is pushed downward by the wave-like movement of wall of a food pipe. As a result of alternate contraction and relaxation, this movement is called peristalsis. तो आपको क्या यहाँ पे चीजें बता रखी हैं कि जो भोजन नली है वो एक ट्यूब जैसी संरचना है जो मुंह को पेट से जोड़ती है और गर्दन और छाती के साथ चलती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ आपकी फूड पाइप होगी। अब हमने कहा था ये आपकी विंड पाइप है, विंड पाइप के पीछे आपकी फूड पाइप होती है। तो जब हम दोनों पाइप को दिखाते हैं तो हम कैसे दिखाएंगे, तो हम कैसे दिखाएंगे यहाँ पे, जैसे कि ये क्या है, आपका विंड पाइप होता है, आगे तो आपका विंड पाइप है, पीछे आपका फूड पाइप चला जाता है ऐसे ही, और जो विंड पाइप है वो ऐसे होता है। ठीक है, फिर विंड पाइप क्या होगा, दो पार्ट में से टूटता है। चलिए, तो विंड पाइप को सिर्फ इतना भी देखेंगे, तो ये विंड पाइप है। अब ये क्या है, आपका फूड पाइप है जिसे आप इसोफिगस कह रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो फूड पाइप है वो हमारे गर्दन से नीचे हमारी छाती तक जाता है और हमारे स्टमक तक पहुंचता है। इतनी सी चीज आपको यहाँ पे दिखा रखी है। तो आपको एक और चीज पता चली है कि आपके विंड पाइप को तो आप टच कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी फूड पाइप को टच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या होगा, विंड पाइप के पीछे होगा। ठीक है, अब हमने और क्या बात की है, हमने कहा ये थोड़ा पचे हुए भोजन को मुंह से आमाशय तक पहुंचाती है। वैकल्पिक संकुचन और विश्राम के परिणाम स्वरूप भोजन नली की दीवार की लहर जैसी गति से भोजन नीचे की ओर धकेला जाता है, और इस प्रोसेस को आंदोलन यानी कि इस मूवमेंट को, इसको क्या कहेंगे, इस मूवमेंट को, इस गति को या इस प्रक्रिया को आप पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कहते हैं। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट टर्म है पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। क्या हो रहा है इसमें, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है। एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आपके पास आते हैं स्फिंक्टर। स्फिंक्टर क्या होते हैं, आप कह सकते हैं स्फिंक्टर गेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पर जब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फूड ट्रैवल करता है या फूड जाता है तो ये गेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनका नाम है स्फिंक्टर। इसका नाम होगा यहाँ पे गैस्ट्रो एसोफेगल स्फिंक्टर। स्फिंक्टर, ठीक है। स्फिंक्टर का काम होता क्या है एक्चुअली में, पहले आप ये नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये जो गैस्ट्रोएसोफेगल स्फिंक्टर्स होते हैं ये करते क्या हैं, जैसे कि फूड यहाँ पर आ गया है, भोजन यहाँ पर आ गया है, तो भोजन को अब नीचे की ओर जाना है। जैसे कुछ डाइजेशन क्या होगा, यहाँ पर जो आपका आमाशय है वहां पर होगा। ठीक है, कुछ पाचन आपकी छोटी आंत में होगा। तो अपने का फूड को नीचे की ओर जाना है, फूड ऊपर की ओर ना जाए इसके लिए यहाँ पर क्या लगे होते हैं, स्फिंक्टर्स लगे होते हैं। तो एक स्फिंक्टर आपको यहाँ मिला, एक स्फिंक्टर आपको जब स्टमक जो है, स्टमक से फूड इंटेस्टाइन में जाएगा, एक स्फिंक्टर आपको वहां पर भी मिलेगा। तो इतनी बात क्लियर है, फूड पाइप के बारे में कुछ बहुत डिटेल में हमारे पास नहीं है। ठीक है, सिर्फ इतनी सी चीजें हैं। अब आपको दो चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है, एक तो स्फिंक्टर कौन सा है, जो मूवमेंट हो रही है वो कौन सी हो रही है,
और फंक्शंस तो हमें पता ही है कि फूड को क्या करेगा, यहाँ पर स्टमक में पहुंचाएगा। अब हम बात करेंगे स्टमक के बारे में थोड़ा सा, इसीलिए आपको यहाँ पर फूड पाइप या एसोफेगस के बारे में जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं वो आप लोग नोट यहाँ पर कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टमक के बारे में, यानी कि अब जो फूड है वो स्टमक में आ चुका है। तो सबसे पहले स्टमक का स्ट्रक्चर हम देख लेंगे। यहाँ पर अगर हम स्टमक का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमारे पास सबसे पहले आता है ये वाला पोर्शन जो होता है कार्डियक, ठीक है। ये वाला पोर्शन आपका कार्डियक आएगा, क्लियर है। ये देखो आपका स्फिंक्टर, यहाँ पर आपको क्या दिखाया है, एसोफेगल स्फिंक्टर या गैस्ट्रोएसोफेगल स्फिंक्टर इसे कहते हैं। यहाँ पर आपका स्फिंक्टर आ गया है, ये वाला भाग कार्डियक है, ये वाला भाग आपका फंडस होता है, ये बीच वाला जो पार्ट है आपका वो होता है यहाँ पे बॉडी। आपको नोट क्या करना है, देखो ये है स्टमक, ये है स्टमक, ठीक है। यहाँ पर आगे है स्फिंक्टर, ठीक है। और ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है इसको हम कहते हैं कार्डिया। ये वाला जो भाग है ये आपका आता है फंडस वाला, ये बीच वाला भाग है ये आपका क्या आएगा, बॉडी वाला पोर्शन आएगा, ठीक है। एक और स्फिंक्टर यहाँ लास्ट में आएगा, इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, जब हम देखेंगे कि फूड यहाँ पर स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है तो इस स्फिंक्टर के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। और लास्ट वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट है, इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे पाइलोरिस कहते हैं। तो ये पाइलोरिस है, ये फंडस है, यहाँ पर ये कार्डियक है। स्टमक के 3 पार्ट हम पढ़ते हैं, कार्डिया, फंडस और तीसरा है पाइलोरिस, ठीक है। तो कार्डियक ये स्टार्टिंग में आ गया है, फंडस ये साइड में आ गया है, पाइलोरिस जो है पाइलोरिस जो है वो लास्ट में आ गया है, बीच में बॉडी होती है, ठीक है। ये 3 शब्द तो समझ में आ रहे हैं, कार्डिया, फंडस और पाइलोरिस, इसीलिए हमने कहा था स्टमक क्या होता है, स्टमक को 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। इतनी लेबलिंग तो समझ में आ रही है, ये हमें पता है ये एसोफेगस है, ये हमें पता है ये स्फिंक्टर है, और ये भी आपने कहा कि स्फिंक्टर है। यहाँ से तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन क्या हो गई, शुरू हो गई। तो बेसिकली हमें पढ़ना है यहाँ तक। हमने कहा ये क्या है, म्यूकस, सब म्यूकोसा, ये सारी क्या है, ये आपने कहा जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल है। आपकी एलिमेंट्री कैनाल को अगर सीधा करके देखें तो कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा होगा। ये हम सीधा करके देख रहे हैं, ठीक है। और आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन है, तो आपने जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है आपने कहीं से भी उसे कट किया, यहाँ से कट किया या यहाँ से कट किया, कहीं से भी कट किया, और जब आपने ऊपर से उसे देखा तो बहुत सारी लेयर से मिलकर के बनाए। सेम ये है कि ये है आपकी एलिमेंट्री कैनाल पूरी। आपने एलिमेंट्री कैनाल को यहाँ से काटा, और जब यहाँ से काटा, जब यहाँ से काटा और ऊपर से जब देखा तो आपने देखा ये अलग अलग लेयर से बना होता है। म्यूकोसा है, सब म्यूकोसा है, मस्कुलरिस है यहाँ पर, ठीक है। अलग अलग लेयर्स होती हैं, इन्हीं लेयर्स के बारे में आपको बता रखा है। तो अभी अभी के लिए हम इन लेयर्स को या गट का जो इसे गट कहते हैं, ठीक है। पूरा आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो गट है, और गट के लेयर्स इन्हें कहते हैं। तो गट के लेयर्स के बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे, जब आप क्लास 11 12 में जाएंगे तब हमारे पास और डिटेल में आएगा। अभी हम डाइजेशन पे ही फोकस करेंगे। तो ये जो लेयर्स हैं इन्हें अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। अभी के लिए ये है कि ये है कार्डिया, ये है फंडस, ये है पाइलोरस, और बीच वाला जो पार्ट है ये है बॉडी, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आएंगे हम, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आप हमने कहा कि क्या होता है, स्टमक में डाइजेशन होगा। जैसे कि मुंह में डाइजेशन हुआ था तो उसके लिए क्या रिलीज हुए थे, आपने कहा उसके लिए रिलीज हुए थे यहाँ पर सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा हुआ था। तो सलाइवा क्या है, पाचक रस है। ऐसे ही पाचक रस आपके आमाशय में भी श्रावित होते हैं। आपके आमाशय में एक ग्रंथि होती है, एक ग्लैंड होती है। जैसे कि आपने कहा सलाइवा सिक्रीट कहाँ से हुआ था, सलाइवरी ग्लैंड से हुआ था। वैसे ही जो आपका स्टमक है, आपका आमाशय है, वहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड जो रिलीज होंगी वो भी एक ग्लैंड से रिलीज होंगी जिसका नाम होगा गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड होती कैसे है, तो देखो ये स्टमक है ऐसे, ठीक है। ये स्टमक है ऐसे, और स्टमक में हमने कहा लाइनिंग देखी थी हमने, लाइनिंग म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस है, यहाँ पर ये सारी लेयर्स हैं। इन्हीं लेयर्स में यहाँ पर क्या बन जाते हैं, कुछ ग्लैंड्स बन जाती हैं। अब अगर हम इन ग्लैंड्स को देखें, यहाँ पर इतना समझ में आ गया कि ये ग्लैंड्स कहाँ पर है। अगर हम इन ग्लैंड्स को देखें और अगर हम इनका स्ट्रक्चर बनाएं तो हम इनको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है।
ये आपकी क्या है, ये आपके आमाशय की वॉल है, आपकी आमाशय की दीवारें हैं, और इनमें पाए जाते हैं यहाँ पर, इनमें पाए जाते हैं यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स। कुछ ग्लैंड्स, ठीक है। ये जो पूरी ये जो पूरी ग्लैंड्स हैं इनके नाम है यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड, लिख लें इनको गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है। इन गैस्ट्रिक ग्लैंड में कुछ सेल्स पाई जाती हैं, कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं जो अलग अलग प्रकार के पाचक रस स्रावित करती हैं, पाचक एंजाइम्स को स्रावित करती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ नेक साइड में यहाँ पर कुछ सेल्स पाई जाती हैं ऐसे, ये कुछ सेल्स हैं, इन्हें कहते हैं म्यूकस नेक सेल। इनको क्या कहेंगे यहाँ पे, नेक सेल कहेंगे, नेक सेल, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये आपको ये सेम यही स्ट्रक्चर है जो हमने यहाँ पर बनाया है, सेम यही है, यहाँ पे 2 बनाए हैं, यहाँ पे 1 बनाया है, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग कलर आपको दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग कलर का मतलब अलग अलग प्रकार के सेल्स, और अलग अलग प्रकार के सेल्स अलग अलग प्रकार के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनको रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि इस कलर, ये वाला जो कलर है यहाँ पर दिखाया गया है, ये म्यूकस नेक सेल है, ठीक है। फिर ब्लू में दिखाई गया, तो ब्लू में क्या आती हैं आपकी, अच्छा ये सरफेस म्यूकस सेल है, ये म्यूकस नेक सेल है। हम म्यूकस नेक सेल पे ही जाएंगे, तो हमारे पास सबसे पहले म्यूकस नेक सेल आती है, ठीक है। फिर आपके पास आती है पे ऑरेंज कलर में, जिनको हम कहते हैं पैराइटल सेल, ठीक है। फिर जो येलो कलर में आपको दिखाई दे रही है, जैसे ये येलो है, ये येलो है, ये येलो है, यहाँ पर येलो है, इन्हें हम कहते हैं चीफ सेल। तो ये आपको अलग अलग कलर में अलग अलग प्रकार की सेल्स दिखाई गई हैं, सेम वैसा ही हम यहाँ पर भी देखेंगे। हमने कहा सबसे पहले हमारे पास आती हैं यहाँ पे नेक सेल। नेक सेल से जो रिलीज होता है वो होगा यहाँ पर म्यूकस। तो नेक सेल से क्या सिक्रीट हो रहा है, म्यूकस, लिख दें यहाँ पे म्यूकस, ठीक है। अब जो दूसरी सेल्स हमारे पास आती हैं वो है यहाँ पे पैराइटल सेल, ठीक है। ये जो ब्लू कलर में हमें मिल रही हैं, इनका नाम क्या होगा, यहाँ पे पैराइटल सेल होगा, ठीक है। इन पैराइटल सेल का एक और नाम है, यहाँ पर तो सिर्फ पैराइटल सेल लिखा गया है, इनका एक और नाम होता है ऑक्जेंटिक सेल, या यहाँ पर लिख लें और ठीक है, ऑक्जेंटिक सेल, क्लियर है। और सेल हमारे पास आते हैं जिनका नाम है, यहाँ पे येलो में दिखाते हैं, ठीक है। जैसे ये एक ग्लैंड की बात हो रही है तो सेम दूसरी ग्लैंड में भी सेम ही चीजें होंगी, ठीक है। इसका नाम है यहाँ पे चीफ सेल, चीफ सेल, या इनका एक और नाम है, और इनका नाम है पैप्टिक सेल, ठीक है। अब मैं ये हटा रही हूँ, ठीक है, सिर्फ एक ही ग्लैंड लिखेंगे ताकि हमारे पास फुल स्पेस आ जाए लिखने के लिए। ये मैं गैस्ट्रिक ग्लैंड नाम हटा रही हूँ, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ग्रीन कलर में हमने नेक्सेल दिखा रखे हैं, ठीक है। डार्क जो ब्लू कलर है वो पैराइटल सेल है या ऑक्जेंटिक सेल इनका नाम है, और येलो कलर की जो सेल्स होती हैं उनका नाम है चीफ सेल या पैप्टिक सेल, ठीक है। अब हमने कहा ठीक है, तो पैराइटल सेल का सिक्रीशन तो अभी हमने लिखा ही नहीं है, पैराइटल सेल या जिनको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे ऑक्जेंटिक सेल। अब इसका ये जो नाम है इधर लिख लूँ ताकि हमारे पास स्पेस बच जाए सिक्रीशन को लिखने के लिए। ये है चीफ सेल,
येलो में, चीफ या पेप्टिक सेल, ठीक है, पेप्टिक सेल। अब अगर मैं पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल का सीक्रेशन लिखूं तो इसका जो सीक्रेशन है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमने पहले भी पढ़ा होगा, और दूसरा होता है कैस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल का जो सिक्रीशन है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, हो गया है। अब चीफ सेल और पैप्टिक सेल के ये भी इसी का सिक्रीशन है। अब चीफ सेल और पैप्टिक सेल के सिक्रीशन लिखें, ये सिक्रीट करेंगे यहाँ पे पेप्सिनोजन, पहला जो है वो है पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन। दूसरा ये रिलीज करते हैं रेनिन या रेनिन। चलिए, तीन चीजें हमारे पास यहाँ पर आती हैं चीफ सेल या पैप्टिक सेल से, वो है पेप्सिनोजन, रेनिन है और गैस्ट्रिक लाइपेज है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई हैं। अच्छा, ध्यान ये रखना है कि किसका सिक्रेशन क्या है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, गैस्ट्रिक लाइपेज को थोड़ा इधर लिख लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना करें म्यूकस और गैस्ट्रिक लाइपेज में। चलिए, अब इम्पॉर्टेंट चीजें क्या है यहाँ पर, यहाँ से थोड़ा सा चीजें जो है वो आपको समझनी है। जो जैसे माउथ में जो डाइजेशन देखा वो इजी था, फूड पाइप में कोई डाइजेशन नहीं था, स्टमक में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ये इस पूरे को हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड कह रहे हैं, और ये जो आता है ये आपका गैस्ट्रिक पिट कहलाता है, इसको हम कहेंगे गैस्ट्रिक पिट। ठीक है, ये क्या होगा, गैस्ट्रिक पिट। चलो, अब ये तो हमने चीजें समझ ली है कि नेक्स्ट सेल से म्यूकस रिलीज होगा, पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल से क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कैस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर होगा, चीफ सेल या पैप्टिक सेल से पेप्सिनोजन होगा, रेनिन होगा और गैस्ट्रिक लाइपेज होगा। इनके फंक्शंस देख लेते हैं और इसी के साथ हमारा जो स्टमक है, स्टमक में जो डाइजेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। पैराइटल सेल की जिसे हम ऑक्जेंटिक सेल भी कहते हैं, क्या सिक्रीशन इसके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कैस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, इतना समझ में आ गया है। अब सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फंक्शन को हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास आता है यहाँ पर HCl, और हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फंक्शन को देखेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो फंक्शन सबसे पहले होता है वो ये है, यहाँ पर मीडियम को एसिडिक बनाना। पहला जो फंक्शन है मीडियम को एसिडिक बनाना। कितना एसिडिक बनाना, क्योंकि अगर हम माउथ में देखें जो सलाइवा में जो pH था वो 6.8 था, ऑलमोस्ट न्यूट्रल आप कह सकते हैं। यहाँ पर अब एसिडिक बनाना है, pH कम होना चाहिए, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर रिलीज हो रहा है। दूसरा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन है कि ये क्या करेगा, ये पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, पेप्सिन। ठीक है, क्योंकि पेप्सिनोजन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म होती है, इनएक्टिव समझते हैं हम, निष्क्रिय इनएक्टिव फॉर्म है, और पेप्सिन क्या है, एक्टिव फॉर्म है। तो पेप्सिन कोई भी काम तब करेगा जब वो एक्टिव फॉर्म में आएगा, पेप्सिनोजन कोई भी काम तब करेगा जब वो एक्टिव फॉर्म में आएगा, और पेप्सिनोजन के एक्टिव फॉर्म को हम पेप्सिन कहते हैं। ये काम होगा किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही से क्या करेगा, यहाँ पर एक्टिव बनाएगा। ठीक है, दूसरा काम क्या होता है यहाँ पर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो Fe3+ को, वो Fe3+ को Fe2+ में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि जो Fe2+ है, जो आयरन है यहाँ पर, वो Fe2+ की फॉर्म में ज़्यादा इजीली, ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब हो पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर
हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने क्या किया है, Fe2+ में से कन्वर्ट कर दिया, जिससे कि एब्जॉर्प्शन जो है वो इजिली हो सके। ठीक है, क्लियर है इतना। इसके अलावा एक और चीज जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर करेगा वो है, हमने कहा था कि जो लाइसोजाइम है हमारे फूड में, अगर कोई हार्मफुल चीजें आ जाती हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया आ जाते हैं तो उन्हें किल करता है। इनकेस वो वहां से बच जाते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया लेकिन कैसे हैं बैक्टीरिया, हार्मफुल हैं, उनको क्या करेगा, यहाँ पे किल करेगा, उनको किल करेगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको इम्यूनिटी दे रहा है, इसीलिए हमने कहा था यहाँ पर जब आप इम्यून सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें आपके कुछ बॉडी के तरल भी होते हैं जो इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं, उन्हीं में से हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक है। तो अगर हम फंक्शन देखें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अभी के लिए, तो पहला फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है, तीसरा फंक्शन ये है और चौथा फंक्शन ये है। 4 फंक्शन हमारे पास आ जाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। ठीक है, अब आते हैं दूसरा जो सिक्रीशन यहाँ पे पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल का है, वो है कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर का काम होता है किसके, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैस्टल एक्सट्रिंसिक फैक्टर। कैस्टल एक्सट्रिंसिक फैक्टर के एब्जॉर्प्शन में ये मदद करता है। एक्चुअली में ये विटामिन B12 है, कैस्टल एक्सट्रिंसिक फैक्टर। तो हम कह सकते हैं कि जो कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर होगा वो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल के फंक्शन पता चल गए हैं। अब आते हैं हम यहाँ पर किसमें, चीफ सेल या पैप्टिक सेल में। दूसरी जो सेल हमारे पास आती है वो है चीफ या पैप्टिक सेल। इसका हमारे पास सबसे पहला सिक्रीशन है पेप्सिनोजन। जब पेप्सिनोजन जो है वो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी यही कहा था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। तो ये पेप्सिन जो है वो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करेगा। क्या करेगा, स्पेस ज्यादा नहीं लेना है हमें, तो ये क्या करेगा, पेप्सिन प्रोटीन डाइजेशन। पेप्टोन्स और पेप्टाइडेज में ये क्या करता है, प्रोटीन को कन्वर्ट करता है। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा और जो सिक्रीशन हमारे पास आते हैं चीफ सेल के, वो है हमारे पास यहाँ पे दूसरे जो सिक्रीशन आते हैं वो है यहाँ पे रेनिन। रेनिन क्या करेगा, एक प्रोटीन होती है कैसीन। ठीक है, एक प्रोटीन होती है कैसीन और कैसीन के डाइजेशन में हेल्प करता है यहाँ पे रेनिन। ठीक है, कैसीन जो प्रोटीन होती है, अब रेनिन जो होता है वो बच्चों में ही पाया जाता है और बच्चों में यहाँ पर रेनिन क्या करेगा, दूध में जो प्रेजेंट कैसीन होती है उसका डाइजेशन करेगा। तो बेसिकली पेप्सिन जो कर रहा है वो नॉर्मल प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है, रेनिन जो करेगा वो केसिन का डाइजेशन करेगा। और रेनिन जो है वो बच्चों में ही पाया जाता है क्योंकि जो मिल्क होता है, जो दूध होता है, उसमें केसिन पाए जाते हैं और उसका डाइजेशन यहाँ पे रेनिन करेगा। फिर होता है गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करेगा, लिपिड का डाइजेशन करेगा। लेकिन लिपिड के डाइजेशन के लिए यहाँ पर जो एसिडिक मीडियम है, बहुत ज्यादा एसिडिक मीडियम नहीं होना चाहिए। ठीक है, लो एसिडिक मीडियम होना चाहिए। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे क्योंकि स्टमक में तो बहुत ज्यादा एसिडिक मीडियम हो जाता है, तो लिपिड का डाइजेशन कैसे होगा, जबकि हम कह रहे हैं कि लिपिड के डाइजेशन के लिए एसिडिक मीडियम नहीं होना चाहिए। तो ये हम यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ तक की जो भी बात हमने डिस्कस की है एक बार आप लोग घर से पढ़ करके लिख करके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।